बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम लोग मेडिसिन 2 का लेक्चर डिलीवर करेंगे, जिसके अंदर हम टॉपिक जो आज स्टडी करेंगे उसका नाम है एपिलेप्सी। ठीक है, तो आज का टॉपिक है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि एपिलेप्सी होती क्या है, तो ये हमारे पास एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज होता है। अगर हम इसको डिफ़ाइन करने की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन जो है वो ये है कि ये सीज़र प्रोड्यूस करता है। इट इज़ अ सीज़र्स डिसऑर्डर। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास बॉडी के अंदर जो है वो सीज़र, ब्रेन के अंदर सीज़र की जनरेशन होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो उससे इफेक्ट होती है। और इसके अंदर जो सीज़र्स होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और आपको अनकॉन्शियस जो है वो कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको डिफ़ाइन करना चाहेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि एपिलेप्सी मीन्स सीज़र डिसऑर्डर इन विच रिकरिंग एंड अनप्रेडिक्टेबल सीज़र्स अकर्स। ठीक है, हम लोग इसको इस तरह डिफ़ाइन करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सीज़र्स किस तरह के होते हैं। सीज़र्स हमारे पास ओवर 40 डिफरेंट टाइप्स के सीज़र होते हैं, लेकिन हर की जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये एक से डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है हमारे पास कि अगर हम लोग सीज़र को डिफ़ाइन करना चाहेंगे, व्हाट इज़ सीज़र, तो सीज़र हमारे पास वो टाइम पीरियड है जिसके अंदर साइमल्टेनियसली एक्साइटेशन होती है न्यूरॉन्स की। ठीक है, तो सीज़र हमारे पास क्या होता है, दैट टाइम पीरियड इन विच साइमल्टेनियसली एक्साइटेशन ऑफ न्यूरॉन्स अकर। अब यहाँ पे हमारे पास बात आ जाती है कि एपिलेप्टिक जो सीज़र्स होते हैं वो दूसरे वाले सीज़र से किस तरह डिफरेंट होते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग एक क्या कहते हैं एक्साइटेटरी मूवमेंट जो है जो बात कर लेते हैं, जो ब्रेन से हमारे पास जो कंडक्शन है वो किस तरह होती है, आपको पता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, उसके ऊपर ये कंडक्शन जो है परफॉर्म होती है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के दरमियान कम्युनिकेशन किस तरह करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू। तो अगर मैं उस चीज़ को आपको समझाने की कोशिश करूँ तो आपको पता है कि हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स के दरमियान में होते हैं चैनल्स, प्रोटीन चैनल्स होते हैं। ठीक है, जिनके थ्रू जो है वो हमारे पास आयंस इनसाइड द नर्व आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जब हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम आयन है, यहाँ पे कैल्शियम आयन है, ये जब हमारे पास आयंस आते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो नर्व की एंडिंग होती है वहाँ से हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है उनको रिलीज़ करवाते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं कि ये इससे जो अगला वाला न्यूरॉन होता है उसकी एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन के अंदर जो अपना रोल परफॉर्म करते हैं। अगर यहाँ से हमारे पास ऐसे न्यूरॉन्स आ रहे हैं जो कि हमारे पास एक्टिवेट करवाना चाह रहे हैं यहाँ पे किसी भी एक्टिविटी को, तो उसको हम लोग कहेंगे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, और अगर हमारे पास ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स आ रहे हैं जो कि हमारे पास क्लोजिंग या उस एक्टिविटी को इनहिबिट कराना चाह रहे होंगे, तो हम उनको कहेंगे इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ हुए, यहाँ पे उन न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स अपने इन रिसेप्टर्स के साथ आते हैं, तो यहाँ पे जो चैनल्स होते हैं वो चैनल्स जो हैं, अब देखिए ये सोडियम आयंस और ये सारे यहाँ पे भी होंगे प्रेजेंट। ठीक है, कैल्शियम आयंस। अब डिपेंड करता है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर जो यहाँ से रिलीज़ हुए हैं वो हमारे पास एक्साइटेटरी हैं या इनहिबिटरी हैं। उस बेसिस के ऊपर ये हमारे इन चैनल्स को या तो क्लोज़ करवाएंगे या ओपन करवाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई है कि हमारे पास कंडक्शन का मैकेनिज्म किस तरह होता है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक हमारे पास जो भी कंडक्टिंग इम्पल्स होती है वो किस तरह ट्रांसमिट होती है। ये सारा इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये कैल्शियम चैनल्स यहाँ पे भी एंटर हो गए, यहाँ पे भी एंटर हो गए, जो इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ से कंडक्ट हो रही है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो क्या करेंगे कि अगर ये हमारे पास एक्साइटेटरी आएंगे तो एक्साइटेटरी इनके साथ बाइंड होकर कहेंगे कि अच्छा अभी कंडक्शन होती रहनी चाहिए, तो वो हमारे पास यहाँ पे आयंस जो हैं उनकी इनवर्ड मूवमेंट को अलाउ करते रहेंगे। यहाँ से हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स आ जाएंगे, तो वो क्या करेंगे कि वो यहाँ पे इन चैनल्स को ब्लॉक कर देंगे कि फर्दर हमारे पास आयंस जो हैं वो अगले न्यूरॉन में ना आए
और यहाँ से जो हमारे पास कंडक्शन का मैकेनिज़्म है वो स्टॉप हो जाए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि एपिलेप्सी जो है उसके अंदर जो है क्या क्या होता है। अब आपको पता है कि ब्रेन का कोई भी पार्ट जो है वो डैमेज हो जाए अगर, वहाँ पे क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, वो क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स अगर डैमेज हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे कि या तो जो ब्रेन का वो वाला पार्ट जो आपकी बॉडी एक्टिविटी कंट्रोल कर रहा था, अगर वहाँ पे एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स जो हैं उनकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। साइमल्टेनियसली एक्टिविटी है ना, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बताया कि ये साइमल्टेनियसली और अनप्रिडिक्टेबल इनकी एक्टिवेशन होती है, या तो एकदम से एक्टिवेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या एकदम से बहुत ज़्यादा डीएक्टिवेट या इनहिबिट हो जाते हैं। सीजर्स में हमारे पास ये होता है। तो हमारे पास क्या होगा कि जब ब्रेन का वो पार्ट जो है, ये अगर हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं ये आपका ब्रेन है, उसका अगर ये वाला पार्ट जो है वो डैमेज हो गया तो यहाँ पे क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स है, उन्होंने वहाँ पे क्या करना है कि बॉडी का जो भी फंक्शन वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर ये डिसफंक्शनिंग हुई है इस एरिया की, अगर वहाँ पे एक्साइटेशन वाला पार्ट इन्हेंस हो गया है तो वो वाला फंक्शन जो है वो एग्जैजरेट हो जाएगा। अगर वहाँ पे इनहिबिशन वाला पार्ट एक्टिवेट हो गया है तो वो फंक्शन जो है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये दो मैकेनिज्म चलते हैं, या तो टू मच एक्साइटेशन हो जाती है या टू मच इनहिबिशन हो जाती है। ठीक है, अब हम इन चीज़ों को जो है वो बारी बारी देख लेते हैं कि टू मच इनहिबिशन एंड टू मच एक्साइटेशन जो है वो हमारे पास क्या रिजल्ट्स लेके आती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टू मच एक्साइटेशन। हमारे पास जो एक्साइटेशन करवाता है न्यूरोट्रांसमीटर, उसका नाम होता है ग्लूटामेट। ठीक है, ग्लूटामेट जो है वो हमारे पास ज़्यादा एक्साइटेशन करवाता है। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं टू मच इनहिबिशन की, अगर देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही चीज़ें हैं। अगर एक नॉर्मल फंक्शन है उससे ज़्यादा हो रहा है तो हमारे पास इसका मतलब है कि इनहिबिशन कम हो रही है, और अगर बहुत ज़्यादा इनहिबिशन कम हो रही है तो इसका मतलब है एक्साइटेशन ज़्यादा हो रही है। तो ये मोर और लेस एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, टू मच इनहिबिशन हो रही है तो उसके लिए जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो हमारे पास होता है गाबा। ठीक है, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो हमारे पास इनहिबिशन करवाता है और जो एक्साइटेशन होता है वो हमारे पास ग्लूटामेट कराता है। ठीक है, अब हमारे पास इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है क्या होता है, ग्लूटामेट हमारे पास ज़्यादा एक्साइटेशन कैसे करवाता है कि ग्लूटामेट का जो हमारे पास ग्लूटामेट रिलीज़ हुआ है। ठीक है, जो ग्लूटामेट का रिसेप्टर होता है उसका नाम होता है NMDA। ठीक है, इन NMDA के साथ जो है ग्लूटामेट जो है वो इन रिसेप्टर्स के साथ जो है वो अटैच होता है और NMDA जो है उसकी एक्टिवेशन हो जाती है। अब NMDA की एक्टिवेशन जो है या तो बहुत जल्दी हो जाए या लॉन्ग लास्टिंग हो, उस केस में हमारे पास एक्साइटेशन जो है वो प्रोलॉन्ग करती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है। इसने नॉर्मल कंडीशन में NMDA के साथ अटैच होना ही होता है और जो भी काम होता है वो परफॉर्म कराना होता है, लेकिन अगर ये वक्त से पहले अटैच हो जाए, लाइक फ़ौरन अटैच हुआ है और बहुत फास्टली उसे जो है वहाँ पे अपना एक्शन जो है वो स्टार्ट करवा दिया। ठीक है, वो एक कंडीशन हो जाती है कि हमारे पास जो है वो टू मच एक्साइटेशन स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे अब्रप्ट किस्म की, और या फिर वो वहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग हो, मतलब जितनी देर तक उसकी रिक्वायरमेंट है वो उससे ज़्यादा जो है वहाँ पे अटैच रहे, तो इस वजह से भी हमारे पास टू मच एक्साइटेशन का फिनोमेना जो है वो शो हो सकता है। ठीक है, अब NMDA के साथ जैसे ग्लूटामेट होता है तो वो हमारे पास कैल्शियम आयन जो हैं, जो कि पॉजिटिव आयन है, उनकी इनवर्ड मूवमेंट जो है वो करवा देता है। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास एक्साइटेशन का फिनोमेना हो गया। अब मैंने आपको बताया है NMDA जो है वो क्या होता है, या तो एपिलेप्सी क्यों कॉज करेगा, या तो फास्ट अटैचमेंट हो जाए या प्रोलॉन्ग अटैचमेंट हो जाए।
उस वजह से हमारे पास टू मच एक्साइटेशन का फिनोमेना आ जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनहिबिशन ऑफ गाबा। गाबा हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज़ होंगे, तो उसका यहाँ पे जो हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं गाबा रिसेप्टर्स, ठीक है। इनहिबिशन का क्या मतलब है? एक्शन को रोकना, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनहिबिशन का मतलब होता है रोकना। अब गाबा रिसेप्टर्स के ऊपर ये आया है, तो अब गाबा जो है वो हमारे पास क्या करेगा कि हमारे पास क्लोराइड आयन जो है, क्लोराइड आयन जो कि एक हमारे पास नेगेटिव आयन है, उसको जो है वो उसकी क्वांटिटी जो है, अमाउंट जो है वो ज़्यादा कर देगा, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्नल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे कैल्शियम की इनवर्ड मूवमेंट की वजह से हमारे पास सिग्नल जो है वो ज़्यादा हो गया था, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे एक्साइटेशन का फिनोमेना हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास एक्साइटेशन का फिनोमेना हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो यहाँ पे हमारे पास एक्साइटेशन का फिनोमेना हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो सिग्नल है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि गाबा रिसेप्टर्स जो हैं, यहाँ पे हमने बताया था कि NDMA जो है वो एपिलेप्सी क्यों कॉज करेगा कि या तो वो फास्ट वहाँ पे अटैचमेंट शो कर दे या प्रोलॉन्ग अटैचमेंट शो कर दे। गाबा की यानी टू मच इनहिबिशन के केस में हमारे पास क्या होगा कि गाबा जो है उसकी हो सकता है जेनेटिक म्यूटेशन हो जाए, ठीक है। जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से जो गाबा का फंक्शन है वो क्या कहते हैं डैमेज हो जाए, तो हम लोग उसमें कह सकते हैं कि गाबा डिसफंक्शनिंग वहाँ पे हो गई है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई है। तो इस वजह से हमारे पास ये दो केसेस होते हैं, सिनेरियोज होते हैं। अब क्या होता है कि NDMA और गाबा रिसेप्टर्स की डिसफंक्शनिंग, इनको अदर्स हमारे पास जो फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट कर सकते हैं, उनमें हमारे पास आ सकता है ट्यूमर्स, उसके अलावा हमारे पास इन्फेक्शंस आ सकती हैं, ठीक है। और तीसरी हमारे पास कंडीशन हो सकती है कोई भी ब्रेन इंजरी। इन सब की वजह से हमारे पास ये हो सकता है। यहाँ तक बात समझ आ गई है, एक दफ़ा हम इसको रिपीट कर लेते हैं। एपिलेप्सी की कंडीशन में क्या होता है, या तो टू मच एक्साइटेशन होगी न्यूरॉन्स की, या हमारे पास टू मच इनहिबिशन होगी न्यूरॉन्स की, ठीक है। टू मच एक्साइटेशन कैसे होगी, एक्साइटेटरी जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है उसका नाम है ग्लूटामेट, और जो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर है उसका नाम है गाबा। ये गाबा एंड ग्लूटामेट जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब जब हमारे पास टू मच एक्साइटेशन हो रही है, इसका मतलब है ग्लूटामेट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी से ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करवा रहा है, तो इस वजह से हमारे पास एक्साइटेशन जो है वो ज़्यादा हो रही है। अब ग्लूटामेट जो है वो क्या करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ है, वो अपना जो रिसेप्टर है, ये NDMA जो है वो ग्लूटामेट का रिसेप्टर है, ये अपने रिसेप्टर्स के ऊपर ग्लूटामेट को अटैच करवाएगा। उसकी वजह से हमारे पास कैल्शियम आयंस जो है उनकी इनवर्ड मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जो मैंने आपको पीछे बताया था कि जो प्रोटीन चैनल्स होते हैं उनके अंदर जो है वो इनवर्ड मूवमेंट होती है कैल्शियम आयंस की, सोडियम आयंस की, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास इनवर्ड मूवमेंट ऑफ कैल्शियम आयंस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और वो सिग्नल को क्या कर देगा, इन्हांस कर देगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि NDMA जो है नॉर्मल फंक्शनिंग है, ये एबनॉर्मेलिटी कहाँ पे आती है एपिलेप्टिक कंडीशन के अंदर कि NDMA जो है या तो बहुत ज़्यादा फास्ट हमारे पास अटैचमेंट हो रही है कि बहुत जल्दी जल्दी वहाँ पे हो रही है, और उसके अलावा प्रोलॉन्ग अटैचमेंट है, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग हमारे पास वहाँ पे एक्टिवेशन हुई हुई है इनके रिसेप्टर्स की। अब जब तक रिसेप्टर्स एक्टिवेट हैं सिग्नल तो इन्हांस होता रहेगा, ठीक है। जब तक रिसेप्टर्स जो हैं वो हमारे पास एक्टिवेशन अपनी ख़त्म नहीं करेंगे तो सिग्नल जो है वो स्टॉप नहीं होगा। अब हमारे पास आ जाता है टू मच इनहिबिशन का फिनोमेना। टू मच इनहिबिशन के लिए जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो हमारे पास है गाबा। गाबा इज़ अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब गाबा जो है वो क्या करते हैं, उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं उनका नाम होता है गाबा रिसेप्टर्स, ठीक है। अब इनके ऊपर ये रिसेप्टर्स के ऊपर आके गाबा अटैच हो गया, ये क्या करेगा, ये क्लोरीन जो कि एक नेगेटिव आयन है उसको जो है उसकी मूवमेंट इन्हांस करा देगा।
अब क्लोरीन की मूवमेंट इनहेंस होने की वजह से सिग्नल क्या हो जाएगा, स्टॉप। अब ये जो है इसके ऊपर गाबा जो है वो अपने रिसेप्टर्स के ऊपर क्यों जो है वो ज़्यादा देर तक अटैच रहेगा और इनहिबिशन को जो है वो प्रोलॉन्ग करेगा, या तो वहाँ पे जेनेटिक म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, या फिर यहाँ पे गाबा की डिसफंक्शनिंग हो जाए, या इसके अलावा दोनों केसेस को अगर हम देखें कि और कौन कौन से केसेस होते हैं जो कि हमारे पास टू मच एक्साइटेशन और टू मच इनहिबिशन को जो है वो एग्जैजरेट करा सकते हैं, उनमें हमारे पास आ जाते हैं ब्रेन ट्यूमर्स, ब्रेन इंजरी और इन्फेक्शन, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, कि अगर हमारे पास ज़्यादा एक्साइटेशन होती है तो हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं, ज़्यादा हमारे पास इनहिबिशन होती है तो हमारे पास किस तरह के साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, और कॉमन साइन एंड सिम्टम्स जो कि आपको एक एपिलेप्टिक पेशेंट के अंदर नज़र आएंगे वो किस किस तरह के होते हैं, ठीक है। अब मैंने क्योंकि आपको बताया है कि हमारे पास साइमल्टेनियसली जो है वो मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है न्यूरॉन्स की कंडक्शन की, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे साइमल्टेनियसली एक्साइटेशन ऑफ न्यूरॉन्स है, अब हम उनको देखते हैं कि हमारे पास साइमल्टेनियसली एक्साइटेशन ऑफ न्यूरॉन से किस तरह के साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो आते हैं। दो तरह के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, एक वो होते हैं जो आपको नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, हम लोग उनको कह सकते हैं कि ये साइंस हैं, ठीक है। जो डॉक्टर देख सकता है पेशेंट के वो हम लोग साइंस में होते हैं, जो पेशेंट खुद बताता है वो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को चोट लगी हुई है तो वो रेड हुआ है, तो उसको कितना दर्द हो रहा है ये आप नहीं देख सकते, ये जो पेशेंट है ये खुद देख सकता है। तो जो उसका पेन है वो जो उसका है वो सिम्टम है, लेकिन जो रेडनेस हुई हुई है वो उसका साइन है, ठीक है। तो साइन वो होते हैं जो आउटवर्ड हमारे पास क्लूज होते हैं, और हमारे पास जो पेशेंट जो फील करता है वो हमारे पास सिम्टम्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आउटवर्ड साइन की अगर बात करें तो उसके अंदर हमारे पास आउटवर्ड साइंस हैं, और हमारे पास सिम्टम्स जो हैं एक्सपीरियंस बाय द पेशेंट, ठीक है। अच्छा, पीटी जो स्मॉल होते हैं ना उसका मतलब पेशेंट होता है, और अगर कैपिटल में लिखा होता है तो उसका मतलब होता है फिजियोथेरेपिस्ट। दोनों चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना। कहीं कहीं पे अगर मैं शॉर्ट वो लिख देती हूँ तो फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे मैं MOVT लिख दूँ तो ये मूवमेंट होता है, MS लिख दूँ तो इसका मतलब होता है मसल्स, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आउटवर्ड साइंस जो है उसके अंदर जो हमारे पास पहला साइन आ जाता है ना वो आ जाता है जर्किंग, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास साइन आ जाएगा वो हमारे पास होगा मूवमेंट, जो कि एबनॉर्मल मूवमेंट है, नॉर्मल मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास है वो है हमारे पास है लूजिंग कॉन्शियसनेस, ठीक है। जो हमारे पास आउटवर्ड साइन है, कोई बंदा बेहोश होकर गिर रहा है तो ये हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि एपिलेप्टिक कंडीशंस के अंदर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पेशेंट को याद भी नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ है, ठीक है। लूजिंग कॉन्शियसनेस। जबकि हमारे पास जो सिम्टम्स हैं एक्सपीरियंस बाय द पेशेंट हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास आ जाता है फियर, मतलब बैठे बैठे अचानक से उन्हें डर लगना स्टार्ट हो जाता है, तो दैट इज़ एन एपिलेप्टिक अटैक, बट वो बता नहीं सकते होते क्योंकि वो सिर्फ उन्हें फील हो रहा होता है, ठीक है, और वो खुद ब खुद फेड भी हो जाता है, तो इतनी देर में उसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाता है उन्हें अजीब किस्म की स्मेल्स और टेस्ट फील होना स्टार्ट हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग किस्म के, ठीक है। तो हम लोग उसको कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग
हालांकि वो स्मेल वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती, वो टेस्ट भी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ एपिलेप्टिक अटैक, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्मेल्स। अब क्या होता है कि ये दोनों जो हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, ये दोनों के दोनों हमारे पास डिपेंड करते हैं कि आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो डैमेज्ड है, ठीक है। ब्रेन का जो भी आपका पता, आपका ब्रेन जो है वो आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन जो है वो डिफरेंट आपके बॉडी ऑर्गन्स को जो है वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो आपका ब्रेन का जौन सा पार्ट अफेक्टेड होगा ना, वो जो नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म कराता है उसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों जो हमारे पास साइंस हैं ये डिपेंड करते हैं अपॉन द एरिया ऑफ द ब्रेन दैट इज इफेक्टेड, ठीक है। अफेक्टेड जो हमारे पास ब्रेन का एरिया है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं ये दोनों हमारे पास आउटवर्ड साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट जो चीज़ क्लियर करते हैं वो हम कर लेते हैं ग्रुपिंग के एपिलेप्सी जो है उसको हम मतलब टाइप्स तो नहीं कहेंगे, एपिलेप्सी के ऑलरेडी टाइप्स हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ के ब्रेन का कौन सा पार्ट वो डैमेज कर रहा है और उस वजह से क्या क्या मसले मसाइल आ रहे हैं उस पे हम इसकी कर लेते हैं एपिलेप्सी की ग्रुपिंग, ठीक है। ग्रुपिंग कर लेते हैं हम, और ये ग्रुपिंग किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन अफेक्टेड एरिया ऑफ ब्रेन, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं, मतलब अगर मैं ब्रेन ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, ये हम सुपीरियरली ब्रेन को जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ब्रेन है और ये उसके दोनों हेमिस्फेयर। अगर ब्रेन का एक हेमिस्फेयर डैमेज हो या ब्रेन का कोई एक पार्ट, फॉर एग्जांपल जैसे लोब, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, वन हेमिस्फेयर और यहाँ पे क्या हुआ है, वन लोब। ये कौन सा वाला लोब है, फ्रंटल लोब, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक हेमिस्फेयर या एक लोब जो है वो डैमेज हो तो उसको हम लोग कहते हैं पार्शल सीजर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब इस पार्शल के अंदर भी आगे से दो सब कैटेगरीज हैं, एक हमारे पास जो है वो सिंपल है और दूसरी जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। सिंपल और कॉम्प्लेक्स को हम लोगों ने कैटेगराइज इस तरह किया होता है, सिंपल में हमारे पास जो कॉन्शियसनेस होता है वो रिमेन रहती है, लेकिन फॉर एग्जांपल पेशेंट को जो है वो बाद में जो है जब सीजर एपिलेप्सी का अटैक जो है वो ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी उसको याद रहता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, तो वो उसको हम सिंपल कैटेगरी में डाल देते हैं। पार्शियल सीजर के जो कॉम्प्लेक्स कैटेगरी होती है उसके अंदर उसे उसका वो बिल्कुल अनकॉन्शियस होता है, उसे बिल्कुल नहीं याद रहता है कि उसके साथ क्या हुआ था, वो बिल्कुल भूल जाता है इस बात को, ठीक है। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स और पार्शियल के अंदर क्या क्या होता है उसको हम लोग अब डिटेल में देखते हैं। अभी यहाँ तक जो है वो बात समझ आ गई आप लोगों को कि अगर एक हेमिस्फीयर या एक लोब जो है वो हो तो उसे हम पार्शियल सीजर के अंदर करते हैं, और पार्शियल सीजर के आगे से फर्दर कैटेगरीज हैं जिसको हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। अब सिंपल और कॉम्प्लेक्स के अंदर मैंने आपको बता दिया क्या क्या हुआ है। इसको हम लोग अगर डिटेल में देखना स्टार्ट करें यहाँ पे, तो सिंपल में जो है हम उसे कहेंगे सिंपल पार्शियल सीजर, सॉरी एपिलेप्सी, सिंपल पार्शियल एपिलेप्सी। इसकी जो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई है वो क्या है कि रिमेन कॉन्शियस। इसके अंदर पेशेंट जो है वो क्या होता है, रिमेन कॉन्शियस,
दूसरी जो इसकी बात मैंने आपको बताई है, वो दूसरी बात इसकी ये है कि इसके अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग सेंसेशंस होंगी और स्मॉल एरिया, देखें यहाँ पे एक थोड़ा सा एरिया ब्रेन का डैमेज हुआ है, यहाँ पे भी थोड़ा, तो दूसरा इसकी है कि स्मॉल एरिया ऑफ द ब्रेन जो है वो डैमेज होगा। तीसरी जो है वो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग सेंसेशंस जो हैं वो इम्पेयरमेंट होंगी, सेंसेशनल इम्पेयरमेंट। ठीक है जी। अब जो हमारे पास सिंपल पार्शल आता है, इसके अंदर हमारे पास एक फिनोमेना होता है जिसको हम कहते हैं जैक्सोनियन मार्च। ठीक है, जैक्सोनियन मार्च में क्या होता है कि बॉडी का एक ग्रुप ऑफ मसल्स जो है वो पैरालिसिस में जाता है, इफेक्ट होता है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फैल के पूरी उस साइड को जो है वो अदर ग्रुप ऑफ मसल्स को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लेता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं जैक्सोनियन मार्च। इसके अंदर जो फिनोमेना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैक्सोनियन मार्च। ठीक है, मतलब वन ग्रुप ऑफ मसल्स इज़ अफेक्टेड और फिर थोड़ी देर बाद जो है वो पूरी उस साइड के मसल्स को जो है वो कर लेता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ठीक है, हो सकता है ये वाला ग्रुप ऑफ मसल जो है वो इफेक्ट हुआ हो, आहिस्ता आहिस्ता वो इस सारे ग्रुप ऑफ मसल को जो है वो अपने साथ इन्वॉल्व कर ले। तो मार्चिंग क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो जो इफेक्ट है वो हमारे पास एक ग्रुप ऑफ मसल से बाकी ग्रुप ऑफ मसल्स को भी जो है वो इन्वॉल्व कर रहा है। दैट कंडीशन इज़ नोन एज जैक्सोनियन मार्च, जो कि हमारे पास सिंपल पार्शियल एपिलेप्सी के अंदर जो है वो शो होता है। ठीक है, अब इसकी जो मैंने आपको दूसरी बात बताई थी वो ये थी कि इसके अंदर बंदा अलर्ट रहता है और आफ्टर द अटैक जो है उसे याद भी रहता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। ठीक है, जबकि कॉम्प्लेक्स में हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि एक तो वो रिमेन अनकॉन्शियस। ठीक है, अनकॉन्शियस रहता है, उसके साथ क्या क्या होता है उसे बिल्कुल याद नहीं रहता और सब कुछ वो भूल जाता है। ठीक है, वो बिल्कुल पार्शियल के ऑपोजिट होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जनरलाइज्ड, जो हमारे पास तीसरी इसकी कैटेगरी है। यहाँ पे हमने देखा अब हम बात कर लेते हैं जनरलाइज कैटेगरी की। ये आपका ब्रेन है, वहाँ पे हमने बात की है कि ब्रेन का एक हेमिस्फीयर हो जाए, यहाँ पे हमने बात की एक लोब हो जाए। अगर ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर जो हैं वो हमारे पास डैमेज हो जाएं तो उसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। ठीक है, अब जनरलाइज्ड एपिलेप्सी में क्या होता है कि इसके अंदर दोनों पार्ट्स क्योंकि हो गए हैं तो हमारी पूरी बॉडी जो है इससे इफेक्टेड होती है। ये हमारे पास दो सब कैटेगरीज थी इसकी, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब क्या होता है, कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि हमारे पास जो है वो पार्शियल सीजर ही होता है कि एक पार्ट जो है वो डैमेज हो और वो फर्दर फिर दूसरे पार्ट को भी बाद में इन्वॉल्व कर लेता है। उस कंडीशन में हम इसको कहते हैं सेकेंडरी जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास उस कंडीशन में हमारे पास ये प्राइमरी हो जाती है और ये हमारे पास सेकेंडरी जनरलाइज्ड एपिलेप्सी हो जाती है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं वो अभी हम देख लेते हैं। जनरलाइज्ड एपिलेप्सी जो है, जैसे हमने पार्शियल को दो कैटेगरीज में सब कैटेगरीज में डिवाइड किया था, कॉम्प्लेक्स और सिंपल में, इसी तरह जनरलाइज्ड जो है वो भी सब कैटेगरीज जो हैं इसकी होती हैं जनरलाइज्ड। उसके अंदर जो सबसे पहली कैटेगरी आती है ना वो हमारे पास आती है टोनिक। ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर जो मसल्स हैं वो बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं और फ्लेक्स हो जाते हैं। ठीक है, और पेशेंट जो है वो अगर सीधा खड़ा हुआ है तो वो बैकवर्ड जो है वो गिर जाता है, फॉल हो जाता है। ठीक है, दूसरी जो इसकी कंडीशन होती है वो होती है एटोनिक। एटोनिक के अंदर जो उसके मसल्स हैं वो बिल्कुल फ्लॉपी हो जाते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो पेशेंट है वो भी एंटीरियरली फॉल कर जाता है। यहाँ पे क्या फॉल करता है, एंटीरियरली, और यहाँ पे कहाँ पे फॉल करता है वो पोस्टीरियरली। यहाँ पे उसके मसल्स जो है वो स्टिफ हो जाते हैं और फ्लेक्स हो जाते हैं, जबकि यहाँ पे उसके मसल्स बिल्कुल फ्लॉपी एंड रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है,
जब इसकी थर्ड कैटेगरी आती है वो हमारे पास आ जाती है क्लोनिक। ठीक है, क्लोनिक के अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास जर्की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और वायलेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शंस होना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि अगर पेशेंट यूँ खड़ा हुआ है तो उसे वो गिर जाता है और वायलेंट किस्म के उसे कॉन्ट्रैक्शंस होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कन्वल्जन्स। ठीक है, वायलेंट जो है उन कॉन्ट्रैक्शंस को हम कहते हैं कन्वल्जन्स। ठीक हो गया। चौथी जो हमारे पास आ जाती है वो हमारे पास होती है टोनिक क्लोनिक। टोनिक क्लोनिक, ये हमारे पास टोनिक एंड क्लोनिक दोनों का क्या कहते हैं सम होती है। इसके अंदर हमारे पास मसल स्टिफ भी हो जाते हैं और कन्वल्जन्स भी होती हैं। ठीक है, जो हमारे पास पांचवी इसकी कैटेगरी होती है वो हमारे पास होती है मायोक्लोनिक। मायोक्लोनिक के अंदर हमारे पास पार्ट ऑफ द मसल जो है ग्रुप, उसके अंदर जो है वो जर्किंग मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, शॉर्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर ट्विचेस होते हैं, शॉर्ट मसल ट्विचेस। जो हमारी 6th कैटेगरी है वो हमारे पास आ जाती है एब्सेंस सीजर। ठीक है, एब्सेंस सीजर्स के अंदर हमारे पास पेशेंट जो है वो बिल्कुल जोन आउट हो जाता है, मतलब वो एकदम से चल रहा होगा, चलते चलते एकदम से रुक जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि पेशेंट जो है बिल्कुल जोन आउट हो गया। ठीक है, स्पेस्ड आउट हो गया, तो वो हमारे पास जो कंडीशन होती है उसे हम एब्सेंस सीजर कहते हैं। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं डायग्नोसिस की और मैनेजमेंट की, कि हम लोग डायग्नोसिस में किस तरह कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस की जहाँ तक बात करते हैं तो डायग्नोसिस में हम लोग, क्योंकि ब्रेन इन्वॉल्व है, सबसे पहली जो चीज़ आती है उसमें आती है MRI। ठीक है, MRI के अंदर हम लोग देखते हैं अगर कोई भी ट्यूमर है या इन्फेक्शन है, उस वजह से अगर हमारे पास एपिलेप्टिक कंडीशन आ रही है तो वो हमारे पास MRI के अंदर आ जाती है। उसके बाद CT स्कैन के अंदर भी हम लोग इसको देख सकते हैं। उसके अलावा इसमें हम EEG करते हैं, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम, उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। अब जाहिर बात है अगर एक्साइटेशन होगी तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो इनहेंस हो जाएगी, अगर हमारे पास इनिबिशन हो रही है तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग हाँ, ये हमारे पास आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की, ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो ट्रीटमेंट में हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है डेली मेडिकेशन। हम लोगों ने जो भी उसकी एपिलेप्टिक साइन एंड सिम्टम्स हैं उसके मुताबिक अगर जो प्रिस्क्राइब किए मेडिकेशन हम लोग वो देखते हैं। तो डेली मेडिकेशन में हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हमारे पास आ जाती हैं एंटी कन्वल्सेंट्स। ठीक है, और ये जो है ये बहुत वैरायटी ऑफ एंटी कन्वल्सेंट्स जो है हमारे पास अवेलेबल होती हैं। ये अकॉर्डिंग टू द पेशेंट साइन एंड सिम्टम्स जो है हम लोग देखते हैं कि हम उसको कौन सी जो है वो प्रिस्क्राइब करेंगे। इसके अलावा हमारे पास ट्रीटमेंट में आ जाता है सर्जरी। ब्रेन का जो पार्ट जो है अगर वो बहुत स्मॉल एरिया है तो हम उसको सर्जिकली जो है वो रिमूव करा देते हैं। ठीक है, अब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। बाकी हम चीज़ नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।